नमस्कार दोस्तों, जीपी सिंह कॉन्सेप्ट कुछ अलग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जैसे कि हमने साइंस सीरीज में एक फिजिक्स का टॉपिक किया था लाइट का, ऐसे ही हम बायोलॉजी जो हमारी जीव विज्ञान है उसका हम एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कोशिका के बारे में, कि सबसे पहले हम कोशिका क्या होती है, किस तरीके से वो डिवाइड होती है, उसमें क्या क्या होते हैं, क्या क्या उसके कंपोनेंट होते हैं, एक कोशिका किस तरीके से एक हम ये कहते हैं कि संरचनात्मक और कार्यात्मक जो हमारी बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, कोशिका होती है यानी सेल होती है। आज उसके बारे में समझेंगे। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं कुछ पॉइंट जैसे जो बनेंगे वो उनको साथ में बता दूंगा कि इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, और साथ में जो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं जो छठी से लेकर के 12वीं तक के हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सेल। देखिए दोस्तों, साइंस जो होती है उस साइंस की एक ब्रांच होती है दोस्तों, वो हम दो में पढ़ते हैं। तो दोस्तों होती है बॉटनी। अब बॉटनी क्या है? जो हम पेड़ पौधों के बारे में जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वनस्पति के बारे में जो पढ़ना होता है दोस्तों, उसको हम बॉटनी बोलते हैं। और एक होती है दोस्तों हमारी जूलॉजी। ये बायोलॉजी के ही पार्ट है, ये समझिए। एक केमिस्ट्री होती है, एक फिजिक्स होती है, एक हमारी बायोलॉजी होती है। उस बायोलॉजी के अंदर भी दो ब्रांचेज होती हैं, एक बॉटनी और एक जूलॉजी। अब देखिए दोस्तों, ये तो नाम से क्लियर है। जू का मतलब चिड़ियाघर, इसका मतलब एनिमल्स के बारे में, जो जीव होंगे छोटे छोटे उनके बारे में जो स्टडी करना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जूलॉजी बोलते हैं। अब इन दोनों के अंदर ही एक चीज कॉमन होती है, उस कॉमन जो हमारी ब्रांच होती है उसको बोलते हैं दोस्तों साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। अब साइटोलॉजी क्या होती है दोस्तों? कोशिका विज्ञान। इसका मतलब यह होगा कि जब हम स्टडी ऑफ सेल करेंगे, स्टडी ऑफ सेल करेंगे दोस्तों, कोशिका के बारे में जानेंगे, तो वो जो ब्रांच होती है उसको बोलते हैं, वो जो शाखा होती है उसको बोलते हैं दोस्तों साइटोलॉजी। ये एक वर्ड का जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। वो आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि द स्टडी ऑफ सेल, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द अबाउट द सेल। तो हम सेल के बारे में पढ़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? हम उसको बोलेंगे कि हम साइटोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो साइटोलॉजी का ही क्या है, इंट्रोडक्शन है सबसे पहले। ठीक है दोस्तों। अब क्या है, जो साइटोलॉजी होती है दोस्तों, सेल जो है, जो कोशिका है, इसको दोस्तों सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। ये 1665 की बात है दोस्तों। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया दोस्तों, इनके पास एक, जैसे कि आज आप बहुत सारे अलग अलग माइक्रोस्कोप्स देखते हैं। अगर कोई बच्चा सीआईडी देखता होगा तो उसको पता होगा कि सीआईडी के अंदर जो फोरेंसिक साइंस होती है उसके अंदर वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से पहले के समय में इतने ज़्यादा एडवांस, इतने ज़्यादा अत्याधुनिक जो है ना इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे। तो उस टाइम पे रॉबर्ट हुक के पास एक माइक्रोस्कोप था। माइक्रोस्कोप क्या चीज़ होती है कि कोई छोटी चीज़ को बड़ा करके देखने वाली चीज़ जो हम यंत्र इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। तो इनका एक खुद का बनाया हुआ क्या था, एक माइक्रोस्कोप था। उस माइक्रोस्कोप के अंदर इन्होंने एक क्या किया दोस्तों, कॉर्क। कॉर्क का मतलब होता है, कॉर्क का मतलब होता है छाल, यानी पेड़ की कोई ऊपर का जो, जिसको आप ऊपर की छाल होती है, जो पेड़ का आप सबसे ऊपर वाली सतह देखते हैं उसको हम कॉर्क बोलते हैं। तो इसने क्या किया दोस्तों, अपने माइक्रोस्कोप के अंदर इसने पेड़ की छाल को क्या किया, मैग्नीफाई यानी बड़ा करके देखा। तो इसने जब बड़ा करके देखा तो उसके अंदर इसने कुछ इस तरीके के
क्या दिखाई दिए दोस्तों, डिब्बे से दिखाई दिए, डिब्बे टाइप से दिखाई दिए, यानी ब्लॉक्स जैसे होते हैं ऐसे दिखाई दिए। और इनके बीच में क्या था एक दोस्तों, एक ब्लैक डॉट यानी इस तरीके से दिखाई दिया। देखिए दोस्तों, जो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको एक फोटो सा दिखाई दे रहा होगा, ये है मैग्नीफाई करने के बाद इस जो हमने पेड़ की छाल ली थी उस कोर को मैग्नीफाई किस तरीके से उसने देखा। साथ में ही आप देख सकते हैं कि रॉबर्ट हुक का जो फोटो है वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब इसने जो किया दोस्तों, सबसे पहले ध्यान से समझिए, सबसे पहले सेल के बारे में खोजने वाले कौन थे, डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये जो कोर, एक बात समझिए, जो पेड़ की सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है जिसको आप छाल बोलते हैं, वो दोस्तों एक डेड सेल होती है, डेड सेल यानी वो मृत होती है। लेकिन जो अंदर की पेड़ की छाल होती है उसको हम लाइविंग सेल बोलते हैं दोस्तों। तो जो रॉबर्ट हुक ने स्टडी की थी वो किस तरीके की स्टडी थी, एक डेड सेल की स्टडी की थी उसने। डिस्कवरी तो हुई थी सेल की, उसने ब्लॉक्स बोला, इन ब्लॉक्स को उसने क्या बोला था दोस्तों, सेल बोला था। लेकिन दोस्तों अगर कोई आपसे ये पूछने लग जाए कि लाइविंग सेल्स की, लिविंग सेल का मतलब होता है जीवित कोशिका की किसने खोज की थी, तो दोस्तों उस समय जो है रॉबर्ट हुक का नाम नहीं आएगा। उस समय एक साइंटिस्ट हुए दोस्तों, ल्यूवेनहॉक। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक फोटो आ रहा होगा दोस्तों, यही है ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इन्होंने लाइविंग सेल्स जो हमारी जीवित कोशिका होती है उसके बारे में बताया था। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले बताया, लेकिन उसने किसके बारे में बताया कि डेड सेल के बारे में। इसने किसकी स्टडी की थी दोस्तों, एक लाइविंग सेल्स की, ठीक है भाई। अब क्या है दोस्तों, इन्होंने जब दोनों ने स्टडी की तो जो आदमी के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है, आदमी के अंदर जो आदमी जिस चीज से बना होता है, सबसे छोटी वो इकाई, सबसे वो बेसिक यूनिट जो हमारे शरीर के लिए काम करने में भी और हमारे शरीर को बनाने में भी काम करती है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसको दोस्तों हमने क्या बोला है, सेल। तो दोस्तों रॉबर्ट हुक की एक बुक थी दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी थी जिसको लिखा था दोस्तों माइक्रोग्राफिया। ये रॉबर्ट हुक की क्या है, एक बुक है। इसका नाम कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में कौन सी एक बुक में बताया है, तो वो उसकी जो बुक थी दोस्तों वो थी माइक्रोग्राफिया। और इसी के अंदर जो है इसने अपनी जो सेल की खोज थी उसके बारे में बताया है। अब क्या है दोस्तों, आगे हम जो एक सेल होती है उसके अंदर अलग अलग क्या होते हैं, प्रॉपर्टी होती है। हर एक सेल की क्या होती है, अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। लेकिन चाहे वो कोई जीव हो या कोई पौधा हो या कोई एनिमल्स हो या हम हो दोस्तों, तो हर एक की कोशिका के अंदर कुछ क्या चीज होती है, कॉमन होती है। उन कॉमन चीजों को जो है हम आगे पढ़ने वाले हैं। और जो दो साइंटिस्ट थे आगे, उन्होंने एक चीज दी थी सेल थ्योरी, कि भाई सेल थ्योरी क्या चीज है। उस सेल थ्योरी के अंदर वो बताता है कि कोई भी अगर सेल होगी तो वो चीजें क्या क्या उसके अंदर कॉमन चीजें होंगी। आइए दोस्तों सेल थ्योरी को समझते, आइए दोस्तों समझते हैं सेल थ्योरी। देखिए दोस्तों, जर्मन की सेल थ्योरी को देने वाले जो थे दोस्तों, वो दो जर्मन के आदमी थे। एक तो था दोस्तों बॉटनिस्ट, दोनों ही कहां के थे, जर्मन के थे, ठीक है भाई। और एक था जूलॉजिस्ट। अब देखो ना, अब वो कोई भी आदमी सेल थ्योरी देगा तो वो ये तो बात भी ध्यान में रखेगा ही ना कि
कि कोई भी जीवित या मृत जीवित चीजें होती हैं दोस्तों, वो सारी की सारी किससे, एक कॉमन चीज से बनी हो। तो बॉटनी वाले प्लांट के बारे की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और जूलॉजी का जो एनिमल्स के बारे में है वो जूलॉजिस्ट करते हैं, और उन दोनों ने मिलकर के क्या है, जो हमारे जो बॉटनिस्ट थे दोस्तों, ये हमारे स्लाइडन और जो जूलॉजिस्ट थे दोस्तों वो थियोडर स्वान। नाम से दो क्या थे दोस्तों, एक जूलॉजिस्ट था थियोडर स्वान, जो आगे चल करके आप जब न्यूरॉन सेल्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर एक स्वान सेल्स का जिक्र आएगा आपके सामने। तो यहाँ पर आप क्या है, एक थियोडर स्वान जो आदमी थे, जो जर्मन के जियोलॉजिस्ट थे, और एक बॉटनिस्ट था दोस्तों स्लाइडन। इन दोनों ने क्या किया था, एक कोशिका के बारे में कुछ कॉमन बातें बोली थी दोस्तों। वो कॉमन जो बातें थी वो 4 बातें थी। पहली क्या बात थी दोस्तों, पहली बात में उसने कहा, इन दोनों ने एक नियम दिया, एक प्रिंसिपल दिया कि क्या कहा कि भाई कोई भी सेल हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, या मैं क्या करूं, एवरी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव जो होता है दोस्तों, वो चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, वो सारे के सारे या तो यूनिसेलुलर होंगे या फिर क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। इसका मतलब समझिए क्या है, यूनि का मतलब होता है एक और मल्टी का मतलब होता है ज्यादा। सेलुलर का मतलब होता है सेल से बना हुआ होना। हो सकता है कि कोई जीव जो है वो एक ही सेल का होगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो एक सेल है और वही क्या है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म भी है, वो एक सेल का ही बना हुआ है, ठीक है। और मल्टी सेलुलर का जैसे कि हम हैं, तो हमारे क्या होगा कि बहुत सारी सेल्स का क्या होंगे, हम बने हुए होंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ सेल के बारे में है कि किसमें कितनी ज्यादा सेल्स हैं। तो यूनिसेलुलर जो होते हैं या मल्टीसेलुलर होते हैं, उसके अंदर क्या है, मल्टीसेलुलर के अंदर ज्यादा सेल्स मिलकर के बने हुए होंगे, अलग अलग भी हो सकती हैं सेल्स, क्या हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं। और यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक ही सेल, जैसे कि अमोइबा होता है वो एक ही सेल का बना हुआ होता है, या ऐसा कह सकते हो कि एक सेल है वही क्या है, अमोइबा है। इस तरीके से भी समझ सकते हैं। एक तो इसने ये बोला कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो या तो ये यूनिसेलुलर होगा या फिर मल्टीसेलुलर होगा, ठीक है भाई। एक क्या बोला दोस्तों, दूसरा पॉइंट इसने इन्होंने बोला कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसकी जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, यानी स्ट्रक्चरल मतलब बनाने वाली, फंक्शनल मतलब काम करने वाली जो सेल होगी वही उसकी बेसिक यूनिट होगी, और उसकी जो केमिकल कंपोजिशन होगी, ध्यान से समझिए, केमिकल कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ, देखिए केमिकल कंपोजिशन का मतलब ऐसा हुआ कि जैसे कि आप अपने घर की दीवार बनाते हैं तो उसमें कुछ अलग अलग मटेरियल का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ईंट का इस्तेमाल करते हैं, भाई सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, भाई रेत होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और आप उसको पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो अलग अलग चीज इस्तेमाल की है, ये क्या है, कंपोनेंट है, केमिकल कंपोनेंट है। उनसे मिलकर के जो चीज बनी है वो क्या है, दीवार बनी है। तो इस केस में क्या होगी, सेल होगी। तो जो हमारे शरीर की बनाने वाली और काम करने वाली जो सेल होती है, उसके अंदर जो चीज उसको मिला करके बनाएंगे वो हर एक सेल में क्या होगी, कॉमन होगी। यानी हर एक सेल के अंदर क्या होंगे, कुछ अलग अलग जिस चीज में बड़े हुए वो क्या होंगे, कॉमन होंगे। ये होगी दूसरा पॉइंट इसका, ठीक है भाई। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या है कि हर एक सेल होती है, कोई भी सेल होगी, किसी भी बॉडी की होगी, मेड फ्रॉम प्राइमरी सेल। ध्यान से समझिए, इसका मतलब क्या हुआ इस लाइन का, इस लाइन का मतलब ये हुआ
कि जो हमारी सेल जो नई बनेगी, चाहे वो प्लांट की हो या फिर हमारी हो, जैसा कि आप जब छोटे से पैदा हुए थे तो आप उस टाइम पे जितने नंबर ऑफ सेल थे उस टाइम में अलग होंगे, आज जो है आज आपके नंबर ऑफ सेल ज्यादा होंगे। तो ये जो हमारी सेल्स बड़ी हैं, जो ये बनी हैं, तो ये जो हमारी पहले वाली सेल थी उसी का डिवीजन होकर के, उसी का भाग होकर के उससे ही ज्यादा क्या बनती है, एक नई सेल बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सेल अगर बनेगी तो वो जो पहले वाली सेल है उसी से क्या करेगी, बनेगी। तो दोस्तों चौथा पॉइंट क्या है इसका, अब बात कर रहे हैं चौथे पॉइंट की। अब चौथा पॉइंट ये है कि जो एक आदमी जीवित रहता है या एक सेल जिंदा रहती है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, अगर कोई मैं बोलूं कि यहाँ पर कोई एक चीज है, कोई मान लो एक आदमी है, उसके अंदर अलग अलग क्या है, सेल्स हैं, तो वो जो अलग अलग जो सेल्स हैं दोस्तों, वो अलग अलग सेल एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के साथ में ही एक दूसरे के साथ मिलकर ही क्या रहती हैं, जिंदा रह पाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए दोस्तों, अगर मैं अपनी इस उंगली को काट दूं तो थोड़ी देर के लिए ये क्या करेगी, हिलेगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये क्या हो जाएगी, इसमें मूवमेंट होनी बंद हो जाएगी, ये फिर हिलेगी नहीं। अब ये हिस्सा मैंने अपने शरीर से क्या कर दिया, अलग कर दिया, तो अब जो ये इसकी सेल्स होंगी वो डेड सेल हो जाएंगी, मर जाएंगी। लेकिन अगर यही उंगली मेरे हाथ के साथ में रहती तो ये क्या रहती, जिंदा रहती। अब ये इस उंगली का हर एक सेल जो होती है एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, और उन दोनों के एक दूसरे के जो काम होते हैं वो एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से ही काम चलते हैं। किससे, कोऑर्डिनेशन से। आगे चल करके आप 10th स्टैंडर्ड जो है हम इसके बारे में पढ़ेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एक सेल दूसरी सेल या एक पार्ट हमारा दूसरे पार्ट के साथ किस तरीके से काम मिल करके करता है। ये चीज हम कोऑर्डिनेशन के पढ़ेंगे। तो 4 पॉइंट हुए दोस्तों, एक तो कोई भी सेल होगी वो सेल से ही मिलकर के बनी हुई थी, और या तो एक सेल की होगी या मल्टीसेलुलर होगी। दूसरा पॉइंट क्या है कि कोई भी अदर स्ट्रक्चर जो कोई भी सेल बनी हुई होगी उसकी जो बनाने वाले एलिमेंट होंगे, जो कंपोजिशन होगी वो क्या होगी, सेम होगी। और तीसरा पॉइंट क्या था कि कोई भी सेल होती है वो पहले वाली सेल से ही मिलकर के बनी हुई होती है। यानी हम जब बने हैं अपने पापा से बने हुए ना, तो जिस तरीके से हम पहले कोई एग्जिस्ट थी वैसे ही क्या है, कोई पहले वाली सेल होगी जिससे दूसरी सेल नहीं बनेगी। और चौथा पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया कि कोई भी जो भी सेल होती है एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के साथ में ही जिंदा रह पाती है और काम कर पाती है। फंक्शन काम करेगी तो एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से ही करेगी। अगर मैं अपने दिमाग को बोल रहा हूँ कि उंगली को हिलाओ, तो उस समय यहाँ की जो पूरी सेल्स हैं वही क्या भेज रही हैं, सिग्नल भेज रही हैं कि उंगली इस तरीके से हिलानी है। तो ये पूरा का पूरा क्या बना है, कोऑर्डिनेशन बना है, समन्वय बना है। तो एक समझिए, एक चीज होती है दोस्तों, आप बहुत ज्यादा अभी चला हुआ है, वो है दोस्तों वायरस। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई ऐसा कौन सा जीव है, ये विषाणु है जो क्या करता है, सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है, सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। तो उसका आंसर था दोस्तों वायरस। अब देखिए जैसे कि कोरोना वायरस अभी चला हुआ है दोस्तों, क्यों फॉलो नहीं करता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो वायरस होता है वो एक ऐसा जीव होता है जो जब बाहर रहता है, यानी अगर मैं आपको बोलूं कि नीचे गिरा हुआ है, अगर वायरस है तो नीचे जब वो रहता है तब तक वो डेड होता है, एक डेड सेल होता है दोस्तों। लेकिन जैसे ही किसी बॉडी के अंदर जिसको वो होस्ट बनाता है, जहां वो अपने जिंदा रहने के लिए कुछ इन्वायरमेंट ढूंढ लेता है, तब ये क्या करता है, एक लिविंग सेल्स के साथ यानी एक जिंदा वायरस की तरह काम करता है, वरना ये क्या रहता है दोस्तों, गिरा पड़ा रहता है। एक वायरस जनरली क्या होता है, इन्फेक्टियस होता है। इन्फेक्टियस का मतलब होता है संक्रामक। संक्रामक का मतलब क्या हुआ भाई, कि जो हवा के थ्रू या पानी के थ्रू
या हाथ मिलाने से या टच करने से क्या कर सकता है, फैल सकता है, उस चीज को हम बोलते हैं इन्फेक्टियस। तो इस वायरस जो होता है दोस्तों, जो कोरोना वायरस है या बहुत सारे वायरस हैं, सार्स वायरस है, बहुत सारे वायरस हैं, तो वो वायरस क्या करते हैं दोस्तों, वैसे इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, एक होता है और इसमें आपको वर्ड आएगा ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब होता है दोस्तों जो दूसरों के ऊपर जीवित रहते हैं, और ये ऑब्लिगेट एक ऐसा है कि जिसके अंदर क्या होता है, ये दूसरे जब वैसे रहेगा, अलग रहेगा, तो ये मरा हुआ होगा, और जब ये किसी बॉडी के अंदर इंटर कर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। तो ये था सेल थ्योरी के बारे में। अब पढ़ते हैं दोस्तों कि किस तरीके से एक सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं, उनकी शेप और साइज वगैरह के बारे में। आइए दोस्तों, अब हम जो सेल होती है दोस्तों, तो उसकी क्या क्या शेप हो सकती है और कितने साइज, या सबसे छोटा साइज कितना हो सकता है और सबसे बड़ा साइज क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, जो शेप की बात करें तो सेल जो है वो जनरली 4 शेप्स में मिल सकती है। हो सकता है कि वो रॉड शेप्ड में हो, रॉड की जिस तरीके से शेप होती है वैसे हो सकती है, और इलोंगेटेड बोल लीजिए, लंबे लंबे के तौर पर, जैसे कि मसल सेल्स होती है। हो सकता है कि वो स्फेरिकल शेप में हो। स्फेरिकल शेप में किसमें बोलेंगे हम, जैसे कि हमारे अंदर रेड ब्लड सेल के अलावा जो हमारी क्या होती है, एक सर्कुलर शेप में भी, जैसे रेड ब्लड सेल होती हैं, या फिर हमारी WBC होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल होती हैं, वो राउंड शेप में मिलती हैं, तो स्फेरिकल शेप में भी हो सकती हैं। और क्या है दोस्तों, हमारी ब्रांच में भी हो सकती हैं। ब्रांच का मतलब क्या हुआ कि शाखाएं, जैसे पेड़ की शाखाएं निकली होती हैं, इस तरीके की शेप में भी हो सकती हैं। जैसे कि हमारे दिमाग के अंदर जो सेल होती है दोस्तों, इसको न्यूरॉन सेल या तंत्रिका कोशिका बोलते हैं, वो एक कैसी होती है, एक ब्रांच सेल होती है। अच्छा भाई, चौथा पॉइंट में क्या हो सकता है, रोड सेल्स हो गई, स्फेरिकल शेप हो गई, ब्रांच शेप हो गई, एक होगी हमारी क्यूबॉइडल शेप। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो इस तरीके की शेप में होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, क्यूबॉइडल शेप। जो हमारी चर्बी वगैरह के अंदर भी बहुत सारी क्या मिलती है, क्यूबॉइडल शेप में सेल से मिलती हैं। ये शेप की बात कर रहे हैं कि किस किस शेप में हो सकती है। आगे चल करके हम एक एक शेप के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे दोस्तों, साथ साथ में बताएंगे। और जो बात करते हैं साइज की दोस्तों, तो एक हमारी दोस्तों सबसे छोटी सेल होती है माइकोप्लाज्मा, प्लाज्मा, और एक हमारी होती है प्लूरोनिमोनिया। लाइक क्या होती है दोस्तों, सेल्स होती है जो आज तक की सबसे क्या मानी गई है, सबसे छोटी सेल मानी गई है। वो लगभग क्या होती है दोस्तों, 0.0001 मिलीमीटर की क्या होती है, इक्वल होती है। सबसे छोटी सेल जो है मानी गई है। बहुत सारी बुकों में दोस्तों 0.03 माइक्रोन भी दिया हुआ मिलेगा, कितने माइक्रोमीटर, यानी 10⁻⁷ मीटर की रेंज में। इस रेंज में भी क्या है, कुछ बुक्स में दिया हुआ है। ये सबसे अभी तक की नोन क्या है, सबसे छोटी सेल है। अगर बात करें सबसे बड़ी, तो आपने शुतुरमुर्ग के बारे में सुना होगा, ऑस्ट्रिच के बारे में सुना होगा दोस्तों। तो जो हमारा ऑस्ट्रिच होता है, जो शुतुरमुर्ग होता है, उसके जो अंडा होता है, उसका जो एग होता है दोस्तों, वो लगभग 6 इंच का होता है, 6 इंच का होता है। तो अभी तक जो एक सबसे बड़ी सेल माना गया है। देखिए सारे अंडे को भी एक क्या है, शेप, वो जो शेप, वो जो उसका साइज है वो उस 6 इंच का है, वो एक सेल है। ऑस्ट्रिच के अंडा अभी तक क्या है, सेल है। आगे चल कर क्या बनेगा, एक बच्चा बनेगा वो। तो 6 इंच का क्या है दोस्तों, उसकी सबसे बड़ी सेल होती है। ये शेप और साइज के बारे में बात हो गई दोस्तों।
अब मैं आपको इसके साथ में ही मैंने आपको बताया ही था कि अगर हम उसके नंबर ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे, नंबर ऑफ सेल कि भाई कितनी ज्यादा सेल से बना हुआ होता है, तो दोस्तों अमोइबा और पैरामीशियम, अमोइबा और पेरिमीशियम नाम से जो है, अमोइबा और पैरामीशियम नाम से जो है दो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं या इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मैंने आपको मतलब बता ही दिया था, जो खुद में एक सेल ही क्या होगा, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म होगा। और जो जैसे कि प्लांट है या हम है या कोई भी एनिमल है, वो जनरली किसमें होते हैं दोस्तों, मल्टी सेलुलर में होते हैं। तो आपसे एग्जांपल ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और आपको ऑप्शन दे सकता है। तो आपको ये याद रखना है अमोइबा या पैरामीशियम वगैरह क्या होते हैं, या ब्लू ग्रीन एलगी होते हैं, ब्लू ग्रीन एलगी वो भी कैसे होते हैं दोस्तों, ब्लू ग्रीन एलगी वो भी क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मल्टीसेलुलर आपको पता ही है, प्लांट और एनिमल्स। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारे सेल कितनी तरह की होती हैं, ध्यान से समझिए, मैं यहाँ पर शेप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि सेल होती ही कितनी तरह की है, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर दो तरह की क्या हो सकती हैं, सेल से हो सकती हैं। एक होती है दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होती है यूकैरियोटिक सेल्स। आइए उनके बारे में समझिए दोस्तों, समझते हैं दो सेल्स की क्या होती है, टाइप्स होती है, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो दो तरीके की सेल से मिलकर के बना हो सकता है। उसमें यानी जो सेल होंगी वो दो तरह की सेल हो सकती हैं, या तो वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हो सकती हैं या फिर कैसे हो सकती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हो सकती हैं। अब इसके बारे में समझिए। प्रो का मतलब होता है दोस्तों प्राइमरी, और क्रियोन का जहां भी शब्द बना है क्रियो, यहां पर ये शब्द होता है क्रियोन, उसका मतलब होता है दोस्तों न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और यू का मतलब होता है वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड या वेल डेवलप्ड, वेल डिफाइंड या वेल डेवलप्ड समझ सकते हैं आप। और क्रियोन का मतलब आपको बताइए कि न्यूक्लियस। अब नाम से क्या है दोस्तों कि बहुत सारी ऐसी सेल होंगी जिनके अंदर जो है जो न्यूक्लियस होगा वो प्राइमरी स्टेज में होगा। प्राइमरी स्टेज का मतलब समझिए, जैसे कि एक लेडीज जब शुरुआत में प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर क्रोमोसोम्स मिलते हैं और एक जाइगोट बनता है। तो आप जाइगोट को एक बच्चा नहीं कह सकते। तो क्या होता है कि ऐसा समझ लीजिए कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, आप उसको न्यूक्लियस को देख नहीं पाएंगे उस सेल के अंदर। और जिसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस होता है, अगर वो आप साफ देख सकते हैं, पाया जाता है जिसके अंदर पूरा का पूरा बना हुआ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में, तो उसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। और जिसके अंदर अभी बना नहीं है, उस स्टेज में हो सकता है, तो उसको बोलेंगे हम दोस्तों कि वो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्राइमरी स्टेज में है, दिख नहीं रहा है कि यहाँ पर न्यूक्लियस भी है। अच्छा भाई, और क्या हो सकता है दोस्तों कि जो प्रोकैरियोटिक सेल या डिफरेंस समझिए, डिफरेंस साथ में ही चलेगा। अब क्या है, और क्या हो सकता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं दोस्तों, एक सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल जैसे कैसे, जैसे कि एक ऑफिस होता है दोस्तों, उस ऑफिस के अंदर अलग अलग कर्मचारी होते हैं जो उस ऑफिस को चलाने का काम करते हैं। इसी तरीके जो सेल होती है उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग क्या होते हैं, कर्मचारी टाइप से होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, या फिर राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स है, न्यूक्लियस है, जेनेटिक मटेरियल है, साइटोप्लाज्म, बहुत सारी चीजें हैं जो उस सेल को पूरा का पूरा क्या करवाते हैं, काम करवाते हैं, उसकी मदद करते हैं सेल की, तो उनको बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। तो दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है
उसके अंदर जैसे कि गोल्जी बॉडी है होती है, या फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो क्या होते हैं, जिसके माइटोकॉन्ड्रिया है, ये चीजें उसके अंदर क्या नहीं मिलेंगी, यानी उसके अंदर ऑर्गेनाइल्स क्या है, अब्सेंट होते हैं। एक दो तो रहता ही है, लेकिन जनरली जो है ये बहुत सारे ऑर्गेनाइल्स क्या होंगे उसके अंदर अब्सेंट होंगे, उसके अंदर नहीं होंगे। किसके अंदर? प्रीकैरियोटिक सेल के अंदर। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या मिलेंगे? गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होंगे, ये सारे के सारे उसके अंदर मिलेंगे। किसके अंदर मिलेंगे? आर प्रेजेंट। मैंने क्योंकि मैं बार-बार नहीं लिखना चाहता कि टाइम बच जाए, तो जो ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया जो मैं नाम बोल रहे हैं आपको, वो क्या होते हैं इसके अंदर, प्रीकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक दोस्तों, जो एक सेल के अंदर जो दूसरी सेल बनेगी, जब वो डिवाइड होगी, एक नई सेल बनेगी, तो उस सेल के अंदर से कुछ क्या जाएंगे, गुण जाएंगे दूसरी सेल के अंदर। या फिर ये समझिए जैसे कि अब हम अपने मम्मी पापा से पैदा हुए हैं, तो उनके बहुत सारे क्या हैं, गुण हमारे अंदर आए हैं, और जिनके कारण गुण आते हैं दोस्तों, वो होते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स भी बोल सकते हैं, क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं। तो जो होता है दोस्तों, ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इसके अंदर सिर्फ एक क्या होता है, क्रोमोसोम्स होता है। एक ही टाइप का क्या होता है, क्रोमोसोम्स होता है। इसको बोलते हैं सिंगल क्रोमोसोम्स। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, सिंगल क्रोमोसोम्स होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं दोस्तों, उसके अंदर 23 पेयर्स या फिर ऐसा बोल सकते हैं 46 क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और इन क्रोमोसोम्स की वजह से आपकी स्किन का कलर, कि आप गोरे होंगे या काले होंगे, आपके बालों का कलर, आपकी आंखों का कलर, आपकी शेप कैसी होगी, आपका नाक कैसा होगा, ये सारी क्या होती हैं, डिसाइड होती हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं, जीन्स। इन जीन्स के अंदर होती है इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन इन जीन्स के अंदर से क्या करती है, एक मम्मी से और पापा से एक बच्चे के अंदर ट्रांसफर होती हैं, और फिर पता लगता है कि बच्चे के अंदर, बच्चे का जो नाक है वो पापा जैसा होगा या मम्मी जैसा होगा, कैसा होगा। ये चीजें उसके अंदर क्रोमोसोम्स होती हैं। ये क्रोमोसोम्स की किस्म हो गई दोस्तों, इसके अंदर आ गए। ठीक है, और क्या चीजें हैं दोस्तों, कि एक आपको पता है कि जब न्यूक्लियस नहीं है, तो इसके अंदर न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होगी दोस्तों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक ऐसी झिल्ली सी होगी जो न्यूक्लियस के ऊपर होती है। जब न्यूक्लियस ही नहीं है, तो इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। इसके अंदर क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और जो एक होता है डीएनए दोस्तों, क्रोमोसोम्स का एक बहुत सारी, एक जैसे कि आपस में रस्सी होती हैं, इस तरीके से दोस्तों क्या होती है, ये आपके क्या है, क्रोमोसोम्स होंगे। क्रोमोसोम्स के क्या बना होता है, डीएनए होता है। डीएनए का मतलब क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। आपने सुना होगा डीएनए टेस्ट, है ना, जो क्रिमिनल वगैरह के लिए किया जाता है। तो डीएनए के अंदर क्या मिलते हैं, क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, जीन्स। इनकी मदद से ये पता चलता है कि भाई जो मरने वाला है वो किसके नजदीक होगा। ऐसा पता कर सीआईडी में पता कर लेते हैं, या पुलिस में पता कर लेते हैं कि भाई जो मरने वाला है ये आदमी है, ये इसका बच्चा है या इसकी माँ है, इस तरीके से। तो जो डीएनए होता है दोस्तों, इस डीएनए के अंदर एक क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन नाम से क्या एक प्रोटीन होता है। जो डीएनए के जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, उसके अंदर ये हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, अब्सेंट होता है, नहीं होता है। इसको ऐसा ही बोल सकते हैं कि नेक्ड डीएनए होता है। नेक्ड का मतलब होता है नंगा। इसका मतलब उस डीएनए के अंदर कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलेगा, जबकि इसके अंदर क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन मिलता है।
ये हिस्टोन प्रोटीन होता है दोस्तों। तो डीएनए जब इसके ना प्रोसेस होती हैं दो, जब एक सेल दूसरी सेल बनाएगी तो उसके अंदर से क्या होते हैं, सेल डिवीजन जो होता है दोस्तों। अगला ही पॉइंट है कि सेल डिवीजन। तो दोस्तों जो सेल डिवीजन होता है इसके अंदर जो ये होता है, इस प्रोसेस में दोस्तों जो सेल डिवीजन होता है वो फिजन प्रोसेस के द्वारा, फिजन या फिर बडिंग प्रोसेस जो होती है दोस्तों, ये दो प्रोसेस के या दो प्रोसेस होती हैं, इनके थ्रू क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल से एक सेल से दूसरी सेल में डिवाइड होंगी। और इसके अंदर अगर दो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसके अंदर एक मिटोसिस या फिर मियोसिस क्या होती है दोस्तों, दो प्रोसेस जो मिटोसिस और मियोसिस प्रोसेस जो होती हैं इनके द्वारा क्या होती है, एक यूकैरियोटिक सेल से डिवाइड होती है और एक नई सेल बनाती है। लास्ट पॉइंट, इसके अंदर दोस्तों जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल की सबसे बाहर वाली लेयर होती है, उस सेल मेम्ब्रेन की कुछ फोल्डिंग यानी लपेट जैसे लिपट जाते हैं, ऐसे लपेटे हुई क्या होती है, एक मेसोसोम्स होती है, मेसोसोम। ये इस प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये रेस्पिरेशन का काम करती है, यानी गैसेज वगैरह होती हैं उनका आदान प्रदान यानी लेना और बाहर करने का मेसोसोम्स काम करती हैं दोस्तों। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, रेस्पिरेशन वगैरह का काम करता है। तो ये आपके क्या थे, प्रोकैरियोटिक सेल्स के क्या थे, मेन पॉइंट्स थे कि ये सारे आप समझ जाएंगे। तो ये डिफरेंस करना क्या रहेगा, इजी रहेगा कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या अंतर होता है। ये 9th क्लास से तो बिल्कुल डायरेक्ट ही टॉपिक है और 11th 12th वाले जो बायोलॉजी के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या है दोस्तों, मैं साथ में इसके साथ ही जुड़ता हुआ एक चीज बता देता हूं कि कोई भी सेल होगी, चाहे वो कोई भी सेल हो, चाहे ये हो, इसके अंदर तीन चीजें क्या होती हैं, प्रेजेंट होती ही हैं, चाहे वो कोई भी सेल हो। एक चीज तो हर एक सेल के अंदर, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, उसके अंदर दोस्तों आपको सेल मेम्ब्रेन मिलेगी ही मिलेगी। सेल मेम्ब्रेन यानी ऐसा बोल सकते हैं कि सेल बाउंड्री। अब सेल बाउंड्री क्या चीज है भाई, सेल की बाहर की क्या है बाउंड्री। जैसे कि अंडा देखते हो तो अंडे को छीलते हैं ना, तो छीलते तो उसके अंदर एक झिल्ली सी मिलती है, ऐसे ही उसको बोलते हैं सेल बाउंड्री। यस, तो सेल बाउंड्री भी दो तरह की हो सकती है भाई। हो सकती है कि सेल मेम्ब्रेन हो सकता है कि सेल वॉल हो, सेल वॉल। अब दोस्तों जो प्लांट होते हैं ना, जो सिर्फ प्लांट के अंदर ही क्या मिलती है, सेल वॉल मिलती है, सेल मेम्ब्रेन भी है, लेकिन उसके बाहर की एक और कोटिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। तो एनिमल सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या मिलती है, सेल मेम्ब्रेन मिलती है, और जो प्लांट वगैरह होते हैं उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्लस में क्या, सेल वॉल भी मिलती है। ये हर सेल में होगा। सेल बाउंड्री तो मिलेगी, किसी में सेल मेम्ब्रेन होगी तो किसी में दोनों होंगी। और क्या है, एक दोस्तों साइटोप्लाज्म, एक लिक्विड, एक फ्लूइड सा, एक सेल के अंदर पानी की तरह, जैसे कि गुब्बारे के अंदर पानी भर देते हैं, ऐसे ही सेल के अंदर क्या होगा कि लिक्विड सा भरा हुआ मिलेगा। ये हर एक सेल में मिलेगा साइटोप्लाज्म। और तीसरा जो पॉइंट बचता है दोस्तों वो हमारा आता है जेनेटिक मटेरियल कि वो मटेरियल जिसकी वजह से एक सेल दूसरी सेल में जब डिवाइड होगी तो किस तरीके की सेल बनेगी। तो उसके अंदर जो डीएनए आरएनए वगैरह होते हैं वो हर एक सेल में क्या मिलेगा, प्रेजेंट मिलेगा, हर सेल में। न्यूक्लियस के बारे में मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आपको पता ही है कि इसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो भी सकता है और नहीं भी।
तो लेकिन जेनेटिक मटेरियल हर एक सेल में मिलेगा। ये जो यहाँ तक आपने समझा है कि किस तरीके की सेल होती है, आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं कि भाई सेल मेम्ब्रेन के और किस तरीके से बनती है, किस तरीके की होती है, भाई हमारी साइटोप्लाज्म क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं, भाई जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, ये चीजें हम समझेंगे। ये जहां तक हमने पढ़ा है दोस्तों, ये था सेल का इंट्रोडक्शन। मुझे आशा है कि दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों इसको शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो आगे क्लासेज हैं वो आप अच्छे तरीके से पढ़ पाएं। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।